नमस्ते एंड वेलकम बैक। वैसे देखा जाए तो घर के काम के कंपैरिजन में किचन के काम सबसे ज़्यादा होते हैं और यहीं पे हमारा बहुत ज़्यादा समय स्पेंड होता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि किचन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ ट्रिक्स एंड हैक्स शेयर कर सकूँ, जिससे आपके किचन के काम ईजी हो सकें और आप इन्हें जल्दी निपटा सकें और आपको ना किचन को मैनेज करने में परेशानी भी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें बहुत सारे किचन हैक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एंड आई होप ये सारी चीज़ें आपको काम में आएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ कुकिंग टिप्स के साथ। बहुत बार आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम कुछ इडली या डोसे का बैटर रेडी करके रखते हैं और उसे 1-2 दिन हो जाते हैं, 2-3 दिन वो पुराना हो जाता है और उसके बाद आप इडली बनाते हैं तो वो अच्छे से सॉफ्ट इडली बनती नहीं है या फूलती नहीं है या फ्लफ़ी नहीं होती है। तो इसके लिए ना आप अगर 2-3 दिन पुराना आपका बैटर है और आप उसमें इडली बनाना चाहते हैं तो आप उसमें 1 पैकेट इनो का डाल दीजिए, या जितनी क्वांटिटी आपका बैटर है ना उसके हिसाब से इनो डालिए। जैसे ये बाउल पूरा भर के मेरे पास बैटर है तो मैं पूरा 1 पैकेट इनो इसमें डाल रही हूँ। इसमें इनो का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा, मतलब कोई एक्स्ट्रा अलग से कोई फ्लेवर वगैरह नहीं आएगा। आप इसमें ना प्लेन वाला जो लेमन जो इनो आता है ना वो यूज़ कीजिए, कोई फ्लेवर्ड वाला इनो मत यूज़ कीजिए। इसमें आप सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन सोडा डालने के बाद ना एक हल्का सा कुछ टेस्ट आता है। तो अगर आप इनो यूज़ करेंगे सोडा के बदले तो इसमें कोई अलग से टेस्ट नहीं आएगा और इडली बहुत ही अच्छी बनेगी। जितना हो सके आप इडली कंटेनर जो भी यूज़ करते हैं थोड़े से बड़े साइज़ का यूज़ कीजिए। इसमें आप एक साथ बहुत सारी इडली बना पाएंगे। नहीं तो ना हमें बार बार इडली को चढ़ाना पड़ता है। जो छोटे वाले जो कंटेनर्स रहते हैं उसमें कम इडली बनती है। तो ये जो स्टील का कंटेनर है ना काफ़ी अच्छा है, ये इंडस वैली का है और ये काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। इडली के जो सांचा है वो काफ़ी बड़े साइज़ की इसमें इडली बन जाती है और एक ही बार में ना कम से कम 14 to 16 इडली इसमें ईज़िली हो जाती है। जब तक आप इसमें बैटर डालते हैं तब तक पानी को गर्म करने के लिए चढ़ा दीजिए। इससे इडली जल्दी से कुक होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें पानी ऑलरेडी गर्म रहेगा और उसके ऊपर आप ये रखेंगे तो जो कुकिंग है वो फास्ट हो जाती है। 20 मिनट्स की जगह 10 मिनट्स में ही इडली रेडी हो जाएगी। इनो मिक्स करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप इस बैटर को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, आप इसे दूसरे दिन भी यूज़ कर सकते हैं और जो इनो है ना आपको दोबारा से इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप नेक्स्ट डे इसको वापस से यूज़ कर रहे हैं। बैटर को अच्छे से फिल कीजिए। जितनी मोटी इडली बनेगी उतनी ही सॉफ्ट रहेगी। अगर आप कम बैटर डालेंगे तो ये पतली बन जाएगी और ना फिर गीली हो जाती है। तो इसलिए अगर आपको बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी इडली चाहिए तो आप थोड़ा सा ज़्यादा इसमें भर के कुक कीजिए। जब तक हमारी इडली कुक होगी तब तक मैं सांभर की तैयारी कर लेती हूँ और इसके लिए मैंने तुअर दाल लिया है। जो भी ग्रेन्स हम लोग यूज़ करते हैं, दाल, राइस, तो ये हम ना 2-3 बार वॉश करके फिर इसे कुक कर लेते हैं। लेकिन इसे तब तक वॉश करना ज़रूरी है तब तक इसका जो कलर है ना वो पूरा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। मतलब पानी का जो कलर है एकदम ट्रांसपेरेंट जब तक नहीं हो जाता तब तक आप ग्रेन्स को अच्छे से वॉश कीजिए, क्योंकि जहाँ पे ये स्टोर होता है वहाँ पे इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स की होती है, जैसे कि चींटियों का पाउडर, ये सब डाल के इसमें रखा जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर की जाती है, इसलिए उनको ये सारी चीज़ें मिक्स करनी पड़ती है। और अगर हम इन्हें अच्छे से वॉश नहीं करेंगे और पूरा इसमें जो भी चीज़ें मिक्स की हुई है वो नहीं निकलेगी तो कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं उसको अच्छे से वॉश करके जब तक पानी पूरा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक आप इसे वॉश कीजिए। दाल कुक करते समय हमेशा हमारा जो सरफेस होता है और जो गैस होता है वो काफ़ी मेसी हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पानी की क्वांटिटी काफ़ी कम रखनी होगी, क्योंकि कम क्वांटिटी में भी दाल इजीली पक जाती है। लिड लगाने के पहले अच्छे से एक बार फूंक लीजिए। अगर अंदर कुछ भी कचरा अटका होगा तो वो निकल जाएगा। सीटी को भी अच्छे से साफ़ करके रखिए। इसके बाद भी अगर पानी काफ़ी ज़्यादा बाहर आ जाता है तो आप ऐसे किचन रोल यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़े से मोटे रहते हैं, थिक रहते हैं, तो जितना भी पानी बाहर आता है ये ईज़िली सोख लेता है। इसको आप ऐसे डबल फोल्ड करके बीच में से कट कर लीजिए और कुकर के ऊपर ऐसे लगा लीजिए। अगर बाई चांस कम पानी डालने के बाद भी कुकर में से ऊपर से पानी निकल रहा है तो ये पूरा पानी सोख लेगा और आपका जो सरफेस है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। गैस के ऊपर भी कहीं भी कोई भी छींटे नहीं आएंगे। मेरा जो काउंटर टॉप है वो भी क्लीन है और गैस के ऊपर भी बिल्कुल भी कुछ भी छींटे नहीं आए हैं। इससे काम ना काफ़ी आसान हो जाता है।
और 10 मिनट्स के अंदर ही इडली भी रेडी हो गई है और बहुत ही अच्छी सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बनी है। तो मैं आपको इसको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ और ये काफ़ी अच्छी बनती है। तो आप इनो ज़रूर यूज़ कीजिए अगर आपका जो बैटर है वो कुछ टाइम पुराना है। एकदम से अगर आप नहीं खा रहे हैं तो इनको स्टोर करने के लिए आप कैसेरोल में स्टोर करके रखिए। इससे काफ़ी देर तक इडलियाँ सॉफ्ट रहेंगी और वार्म भी रहेंगी। नॉर्मल हम लोग दूसरे कंटेनर्स में रखते हैं ना, तो ये अच्छे से गर्म नहीं रहती, जल्दी ठंडी हो जाती है। तो इसलिए जो रोटी का जो कैसेरोल होता है उसको यूज़ कीजिए, ये काफ़ी देर तक गर्म रहेगी और फ्रेश रहेगी। कुछ टाइम के बाद हमारी सीजर्स एंड नाइफ्स थोड़ी डल हो जाती है और इनसे कुछ भी चीज़ कट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसको आप घर पे ही आराम से शार्प कर सकते हैं। सिर्फ आप ना कोई भी पुराने कप्स ले लीजिए और नए भी कप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो उसको उल्टा कर लीजिए और फिर इसको अच्छे से इसमें रब कीजिए। आप इसे 2-3 मिनट के लिए ऐसा कीजिए, इससे दोनों साइड से इसमें शार्पनेस आ जाएगी और आपको कहीं बाहर ले जाके इसे शार्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली नाइफ़ के साथ साथ आप अपने सिज़र्स को भी ऐसे ही शार्प कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है और कोई भी इसे घर पे कर सकता है। हमारे बर्तनों से हम लोग स्टिकर्स तो आराम से रिमूव कर लेते हैं, लेकिन फिर एक स्टिकीनेस रह जाता है जो कि अच्छे से स्क्रब करने के बाद भी कितना भी वॉश कर लीजिए ये नहीं निकलता है। इनफैक्ट इसको मैंने डिश वॉशर में भी बहुत बार वॉश किया है, बट फिर भी ये स्टिकीनेस नहीं निकला। एक बहुत ही सिंपल सा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें आपको ना तो स्क्रब करना पड़ेगा और ना ही सोप लगाना पड़ेगा और ना ही गर्म पानी डालना पड़ेगा, और बहुत ही आसानी से जो स्टिकीनेस है वो किसी भी बर्तन से आप रिमूव कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी मटेरियल का बर्तन हो। स्टील, प्लास्टिक, सेरेमिक या फिर कांच के बर्तन, आप किसी में से भी ये स्टेन्स आराम से रिमूव कर पाएंगे। नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए ऐसे स्ट्रिप्स आती हैं। आप जो नेल पॉलिश रिमूवर लिक्विड आता है उसको मत यूज़ कीजिए, उससे ना बर्तनों में स्टेन्स आ जाते हैं। तो ये जो स्ट्रिप्स आती है इसमें एक अलग तरीके का ऑयल लगा होता है, नेचुरल ऑयल होता है, और इससे किसी भी मटेरियल में कोई भी हार्म नहीं होता है। जैसे आप अपने नेल पॉलिश भी रिमूव करते हैं तो देखिए आपको स्किन में या फिर आपके जो नेल्स है वो ख़राब नहीं होते हैं, वैसे ही ये बर्तन को ख़राब नहीं करता है और बहुत आसानी से बिना स्क्रबिंग के थोड़ा सा रब करने से ही जितने भी स्टिकीनेस या स्टेन्स है ना वो रिमूव हो जाएंगे। तो देखिए मैंने बस थोड़ा सा इसको रब किया है और पूरा जो स्टिकीनेस है वो इसमें से रिमूव हो गया है। उसके बाद आप बर्तन को या तो गीले कपड़े से पोंछ लीजिए या फिर आप इसे वॉश कर लीजिए। ये जो स्टेन्स हैं आप किसी भी मटेरियल से निकाल सकते हैं। एक बहुत ही कॉमन सा कमेंट मुझे हमेशा आता है कि अगर नॉन मॉड्यूलर किचन हो और जगह ना हो तो हम अपने बर्तनों को कैसे रखें। कुछ एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं, कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जो डेली यूज़ में नहीं आते हैं। तो इन बर्तनों को रखने के लिए सबसे पहले तो ना आप ऐसे बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ कंटेनर्स, अभी मैंने इडली बनाया था तो ये जो इडली मेकर है ना ये काफ़ी बड़ा पॉट है और ये मेरे किसी भी ट्रॉली में फ़िट नहीं आता है, और इसे ओपनली भी मैं कहीं ऐसे ही रख दूँ तो ये ख़राब हो जाएगा और जब भी यूज़ करना पड़ेगा ना तब इसको पहले वॉश करना पड़ेगा। तो आप ऐसे बॉक्सेस जो हैं, कई सारे चीज़ों में ऐसे बॉक्सेस आते हैं, जैसे मैंने ये इडली का ही बॉक्स को अच्छे से रखा है और मैं इसमें ही इसे स्टोर करके रखती हूँ। जब किचन नॉन मॉड्यूलर होता है और कोई भी ट्रॉलीज़ एंड कैबिनेट्स नहीं होते हैं तो ऐसे बॉक्सेस आप यूज़ कीजिए अपने एक्स्ट्रा बर्तनों को रखने के लिए, या ऐसी चीज़ जो आप डेली यूज़ नहीं करते हैं। नीचे ओपन जो स्पेस होता है वहाँ पे आप इसमें लेबलिंग करके रख सकते हैं। अगर आप ऐसे बॉक्स रख रहे हैं जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जितनी भी चीज़ें आप उसमें रख रहे हैं वो सेफ़ रहेगी, लेकिन आप ऊपर से
एक टैग लगा दीजिए कि इसमें आपने क्या क्या रखा है, तो फिर आपका ना ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। और आप नीचे जो काउंटर टॉप होता है उसके नीचे एक स्पेस होता है, हमेशा नॉन मॉड्यूलर किचन में वो एरिया ओपन होता है, तो वहाँ पे आप ऐसे बॉक्सेस स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे आपका जो किचन है ऑर्गेनाइज भी लगेगा और गंदा भी नहीं लगेगा, और इससे ना मैस भी नहीं पड़ेगा। और अगर आप थोड़े पैसे स्पेंड कर सकते हैं बर्तनों को स्टोर करने के लिए, तो आप ऐसे बॉक्सेस ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये बॉक्सेस बहुत ही अच्छे रहते हैं, ट्रांसपेरेंट रहते हैं, तो काफ़ी अच्छे से हमें ऊपर से ही दिख जाता है कि हमने क्या रखा है। ये बॉक्सेस काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। ये 60 लीटर का जो बॉक्स है ये मुझे मिला 699 में। और ये आप ट्राई कीजिए कि अपनी सिटीज़ में आप डी मार्ट देख लीजिए कहाँ पे है, एक बार ज़रूर जाइए डी मार्ट में, आपको ऐसे बॉक्सेस वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये एक बड़ा वाला साइज़ लाया है मैंने, इससे भी बड़े एक साइज़ मिलता है और इससे छोटे भी साइज़ मिलते हैं। तो आप अपने किचन के हिसाब से और आपको क्या सामान रखना है उसके हिसाब से आप ऐसे बॉक्सेस अपने नॉन मॉड्यूलर किचन में रख सकते हैं। जिस भी किचन में कैबिनेट्स नहीं हो, शेल्फ्स नहीं हो, वहाँ के लिए ऐसे वाले जो कंटेनर्स हैं काफ़ी काम के आते हैं। इसमें आप अपने बर्तन भी रख सकते हैं। तो मैं आपको इसमें रख के दिखा रही हूँ, कई सारे बर्तन मैं रख रही हूँ और ये आराम से इसमें पूरे बर्तन अकोमोडेट हो जाएंगे और ये क्लोज भी हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट है तो इससे दिखेगा कि आपने इसके अंदर क्या स्टोर करके रखा है, जिससे कि आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा चीज़ें ढूंढने में, क्योंकि कई बार हमारा बहुत समय वेस्ट हो जाता है, एनर्जी वेस्ट हो जाती है, चीज़ें ढूंढते रह जाते हैं हम लोग कि कहाँ रखी है। कई बार बहुत अच्छे से रखी हुई चीज़ ही नहीं मिलती है। तो इसलिए ना आप ऐसे बॉक्सेस लीजिए जो आपको ऊपर से दिख जाएगा कि कहाँ पे आपने क्या सामान रखा हुआ है। डस्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं जाता है और ये इजीली आप यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं। इसमें व्हील्स लगे हुए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा बॉक्स है। अगर आप सस्ते में अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, नॉन मॉड्यूलर किचन को, जहाँ पे आपके पास कोई भी कैबिनेट्स नहीं है, शेल्फ्स नहीं है, ट्रॉलीज़ नहीं है, तो ऐसे बॉक्सेस ना बहुत ही यूज़फुल रहते हैं। तो मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस हैं, क्योंकि मेरा किचन जो है मॉड्यूलर होने के बाद भी मुझे जगह कम पड़ती है, कई सारी चीज़ें ऊपर रखनी पड़ती है, तो वो मुझे बार बार उनको वाइप करना पड़ता था। तो ऐसे बॉक्सेस मैंने यूज़ कर लिए हैं। इसमें मैं जो एक्स्ट्रा सामान है मेरा किचन का ना, वो मैं रख देती हूँ। तो देखिए ये अलग अलग साइज़ में मिल जाते हैं। तो ये आप अगर डी मार्ट से लेंगे तो आपको काफ़ी सस्ते में मिल सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी प्लास्टिक शॉप से भी इनको चेकआउट कर सकते हैं। रिसेंटली मुझे अपने एक वीडियो में कमेंट आया था कि टिफ़िन में जो हम रोटी या पराठा देते हैं वो एकदम ड्राई हो जाता है और थोड़ा कड़क हो जाता है और बच्चे खा नहीं पाते हैं। तो आप जब भी पैक करते हैं ना, तो आप ऐसे क्लिंग फिल्म यूज़ कीजिए। क्लिंग फिल्म यूज़ करने से कोई भी पराठा, रोटी आप या डोसा आप देंगे ना, इसमें रैप करके दीजिए, वो बहुत टाइम तक सॉफ्ट रहेगा, बिल्कुल भी इसमें हवा नहीं जाएगी। और ये ड्राइनेस की वजह से ही जो रोटी और पराठे रहते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। इनफैक्ट डोसा भी जब हम लोग देते हैं ना, तो वो बिल्कुल खाने लायक नहीं रहता है कुछ घंटों के बाद। अगर आप ऐसे रैप करके देंगे तो बच्चे आराम से खा पाएंगे, क्योंकि वो सॉफ्ट रहेगा। बहुत लोगों को ये लगता है कि ये प्लास्टिक है और इसमें फूड रैप नहीं करना चाहिए, लेकिन ये फूड रैप करने के लिए, फूड को स्टोर करके रखने के लिए ही बना गया है। तो ये उस तरह का प्लास्टिक नहीं है और फूड को स्टोर करने के लिए या रैप करने के लिए, कवर करने के लिए बहुत ही सेफ़ है। लेकिन आप अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन ज़रूर दीजिए कि इसे अच्छे से रिमूव करके ही रोटी या पराठा कंज्यूम करें। अदरवाइज़ आप ऐसे बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं। बटर पेपर इजीली अवेलेबल हैं और बहुत सस्ते में भी मिल जाते हैं। आपको ना ये स्टेशनरी में भी मिल जाएंगे। इसमें भी आप अगर रैप करके देंगे, काफ़ी समय तक रोटी, पराठा, डोसा जो भी दे रहे हैं आप, वो ना नरम रहेगा और वार्म भी रहेगा। और ये बटर पेपर बेकिंग के लिए भी यूज़ होता है, तो ये बहुत ही सेफ़ रहता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।